everyone, this is Abhi from Abhi Purvi Study Point. So now आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं एंड कैसे हमारे दुश्मन हैं। फो मीन्स दुश्मन। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और उससे पिछली क्लास में भी पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में और वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते। हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं दिखते, तो वो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 काइंड्स के होते हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अल्गी। अब आप कहोगे कि वायरस को हमने उसमें इंक्लूड क्यों नहीं करा? उसका भी एक रीजन है। बिकॉज वायरस होता है वो होस्ट के अंदर ही प्रिपेयर होता है, होस्ट की बॉडी के अंदर ही बनता है। होस्ट होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैं हूँ तो मेरी बॉडी एक होस्ट है और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर से, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से इफेक्ट करके अटैक करते हैं और वो हमें वीक बना सकते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस वो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर होते हैं। जैसे हम भी कुछ वायरस से ही मिलके बने हैं। कुछ गुड वायरस के सेल्स होते हैं, कुछ बैड वायरस के सेल होते हैं। तो सारे बैड नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। ठीक है। सो वायरस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर होता है, बल्कि जो बैक्टीरिया होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाहर से हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं और बाहर से एंटर करते हैं, इसलिए उन सब में से डिफरेंट है। अब देखते हैं दे लिव इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। आइस कूल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शलैंड्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में भी रह सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते। टू हॉट स्प्रिंग मतलब बहुत ज़्यादा गर्म में रह सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और वल्केनो होता है, वल्केनो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जिसे हम हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। सो उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे पोलर रीजन। ठीक है। सो मार्शलैंड्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। देन है दे हेल्प अस, वो हमें कैसे हेल्पफुल हैं। अब ये यहाँ पे फ्रेंड एंड फो है, मतलब अब हम इनकी कुछ हेल्पफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें ये पता है कि वो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, सो वो हार्मफुल एक तरह से डिजीज़ के मतलब कॉजिंग से होते हैं। ठीक है। दे हेल्प अस इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल, केक एक्सेट्रा। हम जो कर्ड बनाते हैं, ब्रेड, अल्कोहल होती है एंड केक होते हैं, वो सारे किसकी हेल्प से बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। लैक्टोबैक्टीरियम होता है, ये हमें हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स। ये मल्टीपल करता है मिल्क को और वो कर्ड में चेंज कर देता है। दे ऑल्सो हेल्प इन सॉइल फर्टिलिटी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी चेंज नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, सो वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। दे हेल्प इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज करते हैं उनको कॉज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज मतलब हमारे अंदर डिजीज को पैदा करते हैं। सो उसको हम उस प्रिकॉशन जो हम लेते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे वो होता है एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, जिससे कि हम प्रोटेक्टेड रहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो एंटीबायोटिक भी किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। सो अब हमने इस पार्ट में पढ़ा कि कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो कैसे हमें हेल्पफुल है। नेक्स्ट पार्ट में हम उनके हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे। सो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे हेल्पफुल है, कहाँ रहते हैं। अब एंटीबायोटिक्स का उसमें हमने बात करी थी। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है? द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, इज नोन एज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तब दी जाती है तब पर्सन वीक हो जाता है और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इफेक्ट कर देते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक से ही एक रिलेटेड वर्ड है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होते हैं जब हमारा शरीर वीक हो जाता है, हमारी बॉडी वीक हो जाती है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कोई वायरस अटैक कर रहा है, सो हमारी बॉडीज क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। किस लिए बनाती है वो, फाइट करने के लिए दूसरे जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। प्रोसेस होती है शुगर को चेंज करना अल्कोहल में, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी किसी चीज को गलाना, सड़ाना। ठीक है, अब है लुईस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसको डिस्कवर करा था लुईस पास्चर ने। कब करा था, 1857 में। ठीक है, सो ये इस वीडियो में इस पार्ट में हमने डिस्कस करा एंटीबायोटिक्स के बारे में, फर्मेंटेशन के बारे में एंड पॉइंट अबाउट लुईस पास्चर की फर्मेंटेशन किसने डिस्कस करी थी। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके बैड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। So now coming to the harmful effects of microorganisms and communicable disease. Harmful effect, they cause a number of disease in human and animal. वो human और animal में दोनों में harmful disease spread करते हैं। अब what is communicable disease? Communicable disease इसके नाम से ही पता चल रहा है। Communicable means एक दूसरे से spread होने वाला है। Disease which spread, फैलते हैं थ्रू, अब किससे फैलेंगे, एक इन्फेक्टेड पर्सन से और एक हेल्दी पर्सन में, थ्रू एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। अब कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे मेन एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई होती है मक्खी जो घर में होती है, तो वो कैसे डिजीज को कैरी करती है, वो किसी भी गार्बेज पे बैठ जाती है और फिर हमारे अनकवर्ड फूड पे बैठती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि फूड को हमेशा कवर करना चाहिए जिससे कि हाउस फ्लाई उस पर ना बैठे और बैक्टीरिया को उस पर ट्रांसफर ना करे। सेकेंड एग्जाम्पल है मस्कीटोज, जो कि रेनी सीजन में होते हैं। मस्कीटो वहाँ पे पैदा होते हैं जहाँ पे वाटर कलेक्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल शिवरेज या फिर फ्लावर पोट्स में। आपके घर में कोई पोट्स है, उसमें आप रोज वाटर डालते हो, पानी डालते हो, तो आपको उसे वाटर डालना इतना चाहिए कि वो अब्जॉर्ब कर ले, एक्स्ट्रा ना हो, नहीं तो उसमें मस्कीटो ब्रीड करने लग जाएंगे। ठीक है, सो इस पार्ट में हमने हार्मफुल इफेक्ट्स और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा था। तो अब हम डिस्कस करने वाले फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो हमारा फूड को प्रिजर्व करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, तो हम उन्हें कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो फूड प्रिजर्वेटिव होता है टू प्रिजर्व फूड आइटम items from microorganisms माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड्स को अकेला स्पॉइल नहीं करते, वो हमारे क्लोथ्स, क्रॉप और लेदर को भी स्पॉइल कर देते हैं। सो फूड प्रिजर्वेशन होता है टू प्रिजर्व फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, is known as
फूड प्रिजर्वेटिव। सो कुछ ऐसे कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव हमारे किचन में पाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट से आप क्या क्या चीजें प्रिजर्व रख सकते हो? सॉल्ट से आप क्या प्रिजर्व कर सकते हो? रॉ मैंगो, कच्चा आम। सेकेंड फिश, थर्ड आंवला, एक्सेट्रा। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप सॉल्ट से प्रिजर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 लिखी है। सेकेंड है शुगर। शुगर से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जैम आता है, जेली आता है, वो शुगर होता है उसमें, वो प्रिजर्व हो जाते हैं ना। तो जैम, jellies are preserved by sugar। ये शुगर से प्रिजर्व होते हैं। इसमें क्या होता है, शुगर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फेवरेबल क्लाइमेट होता है जिसमें वो सर्वाइव करते हैं, वो स्टॉप कर देता है। उस मतलब शुगर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव करते, वो ठंड में रहते हैं, हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, मार्शी लैंड्स में रहते हैं, ठीक है। सो इनमें से कोई भी सुटेबल क्लाइमेट नहीं है उनके लिए। थर्ड पॉइंट आता है ऑयल एंड विनीगर। आपने बहुत बार देखा होगा हम घर में जो पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं, वो हम काफी दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है, ऑयल होता है। एंड विनीगर से हम फिश, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा को प्रिजर्व कर सकते हैं। और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो है पैकिंग। आपने देखा होगा चिप्स आप खाते हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स खाते हैं जो पैकेट्स में पैक होते हैं। तो वो किस में पैक होते हैं, उनके पीछे एक रीजन है, बिकॉज उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते और वो लंबे टाइम तक के लिए प्रिजर्व हो सकते हैं। सो पैकिंग से आप मोस्टली क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड पैकेट फूड, चिप्स एंड बिस्किट्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो ड्राई फ्रूट्स एंड चिप्स और आपके और सारे पैकेट फूड्स। फिफ्थ है हमारा हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब अब हम ऐसे लिक्विड, हमने ये तो हमारी जो थिंग्स थी वो ड्राई थी, मतलब हम उन्हें ड्राई चीज़ों को, सॉलिड थी मतलब सॉलिड फूड आइटम था। अब हम लिक्विड फूड आइटम को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? अब मिल्क है, मिल्क एक लिक्विड फूड आइटम है, तो हम उसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? मिल्क को सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू बॉयल द मिल्क एट कितने टेम्परेचर पे आपको बॉईल करना है? 30 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। कितने मिनट तक? 5 to 6 सेकेंड्स। 5 to 6 सेकेंड्स तक आपको इसे बॉईल करना है। देन क्या करना है, सडनली आपको इसे देन चिल द मिल्क, मिल्क को आपको क्या करना है, चिल करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन। ये डिस्कवर करी थी लुइस पैस्चर ने, उसका सरनेम पैस्चर है, सो इसलिए इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहते हैं। सो इससे आप अपने मिल्क को काफ़ी दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हैं।
सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, वो कैसे फॉर्म होती है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, देन आवर चैप्टर विल बी ओवर। तो नाइट्रोजन साइकिल होता है, अब हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट ऑफ नाइट्रोजन है, 78% ऑफ नाइट्रोजन है। तो 78% ऑफ नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, ये है N फॉर नाइट्रोजन। 21% हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है जो हम ब्रीथ करते हैं। 1% है हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ऑलराइट कमिंग दिस। ठीक है, सो ये नाइट्रोजन साइकिल है कि हमारे ये तो हमारी एटमॉस्फेयर में जो क्वांटिटी है गैसेस की वो है। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना। प्लांट्स में हमें तो नहीं चाहिए नाइट्रोजन, प्लांट्स को चाहिए। कौन से प्लांट्स को? लिग्यूमस प्लांट को। लिग्यूमस प्लांट कौन से होते हैं? पल्सेस। पल्सेस प्लांट्स, जो फॉर एग्जांपल पल्सेस प्लांट कौन से होते हैं? जो जैसे कि पी प्लांट, ग्राम एक्सेट्रा। ठीक है, सो वो होते हैं लिग्यूमस प्लांट्स। ठीक है, सो इनमें नाइट्रोजन को फिक्स करना, और नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है? ब्लू ग्रीन अल्गेन राइजोबियम बैक्टीरिया, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, सो इस पूरी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब ये कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है, लेबल कर देते हैं। ठीक है, अब ये सॉइल है ऊपर का प्लांट, और नीचे इसकी रूट्स हैं। ठीक है, सो इन रूट्स में कौन रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इन रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। अब वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? अब आपको पता है जो पल्सेस प्लांट होते हैं वो इतने न्यूट्रिशनफुल क्यों होते हैं? बिकॉज उनमें नाइट्रोजन भी होती है, और राइजोबियम बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऐसे प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते नाइट्रोजन, सो वो उन्हें सोल्यूशन फॉर्म में लेता है। फिर राइजोबियम कहता है कि मैं तुम्हें सोल्यूशन फॉर्म में नाइट्रोजन दे दूंगा और तुम मुझे रूट्स में शेल्टर दे दो। तो प्लांट्स इसे शेल्टर दे देता है अपने रूट्स में, और ये उसे बेनिफिट करता है नाइट्रोजन दे के। ठीक है, जब ये प्लांट डेड हो जाता है, मर जाता है, तो क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे क्या कर लेते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं इसे, और इसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो नाइट्रोजन क्या होती है? वापस से फिर ये नाइट्रोजन बची, ये नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है? कोई और प्लांट होता है यहाँ पे, सपोज ये फिर से कोई यहाँ पे प्लांट आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे प्लांट आ गया कोई। ठीक है, तो ये फिर से राइजोबियम बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को सोल्यूशन फॉर्म में करके इसे वापस देगा। सो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है। इफ यू हैव एनी डाउट इन द चैप्टर, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।